हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो हमने कुछ डिजीज़ेस से रिलेटेड हमने बात करी थी, जैसे कि याद करो स्टार्टिंग में हमने कुछ जैसे वायरल डिजीज़ेस देखी है ना, और साथ ही साथ प्रोटोजोन डिजीज़ेस, बैक्टीरियल डिजीज़ेस, ये सारी चीज़ों के हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। नाउ इसके आगे थोड़ा सा अभी एक दो डिजीज़ेस और बाकी है, देन लेकर चलूँगा यहाँ से कहाँ पे, इम्यूनिटी पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या देखने जा रहे हैं, मेनली राउंडवॉर्म डिजीज़ेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसमें हमें दो डिजीज़ के बारे में पढ़ना है, पहला है एस्कैरियासिस और दूसरा अपने को पढ़ना है क्या, फाइलेरियासिस। ये दोनों चीज़ को एक बार हम बेसिक से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें नोट डाउन है, तो उसे आप देखते चलना। ठीक है, सबसे पहली चीज़ याद करो, एस्कैरिस आपने कहाँ पर पढ़ा है, याद आ रहा होगा एनिमल किंगडम में आपने ऑलरेडी इसके बारे में कुछ बेसिक सी बातें ऑलरेडी पढ़ी हैं। बट हाँ, यहाँ पे डायरेक्टली लिंक नहीं होगी वो चीज़। क्या लिंक होगा, आपको ये पता होना चाहिए कि वो राउंडवॉर्म है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात ये आती है, इसमें हम सबसे पहला देख रहे हैं राउंडवॉर्म डिजीजेस में, एक हम पढ़ेंगे एस्कैरियासिस और दूसरा आप कौन सा पढ़ोगे, फाइलेरियासिस। पहली बात मैं क्या करता हूँ, एस्कैरियासिस की। ठीक है, इसको सीक्वेंस में हम पढ़ते जा रहे थे कि पैथोजन क्या होगा, जहाँ से सवाल आते हैं ये सारी चीज़ें हम बात कर रहे हैं ना। पैथोजन क्या होगा, किस तरीके से ट्रांसमिट होगी, इसके सिम्टम क्या क्या होंगे, इस तरीके की चीज़ें हम डिस्कस करते चल रहे हैं। देखो इसमें अगर मैं बोलूँ कि इसमें पैथोजन कौन सा होगा, तो आप क्या बोलोगे, सिंपली एस्कैरिस ही है। ठीक है, पैथोजन कौन है, एस्कैरिस ही है, इसी की वजह से बीमारी होगी। ये रहता कहाँ है, ये हमारे इंटेस्टाइन में रहता है ना। इंटेस्टाइन में मतलब ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन कहीं भी हो सकता है ना। ये हमारे इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस के रहता है ये। ठीक है, अगली बात, कैसे ये ट्रांसमिट होता है, कैसे फैलता है ना। ट्रांसमिट कैसे होता है, आप कह सकते हो वो दूषित पानी या वो दूषित खाना, जिसमें आप कह सकते हो जैसे किसी को इन्फेक्टेड पर्सन को हुआ है, ठीक है, उसके फीकल मैटर के थ्रू वो पानी कहीं गया है खेतों में या कहीं पर भी, जिससे सब्जियां और फल ये सब उगे हुए होंगे, मतलब कहीं ना कहीं वो दूषित हो चुका है ना। अगर वो इनके बॉडी में किसी के एंटर करता है तो ये किस रूप में एंटर करेगा, इनके छोटे छोटे एग्स होते हैं, ये उस रूप में एंटर करता है एंड देन अपना डिवीज़न करने लग जाता है। और बहुत ज़्यादा डिवीज़न करने की वजह से होगा क्या, इनका एक सिंपल सा खाना है हमारे इंटेस्टाइन में। हम ये बात जानते हैं जब हम डाइजेशन एब्जॉर्प्शन चैप्टर भी पढ़ते हैं, वहाँ पे हमें कुछ वॉल लेयर्स बताई जाती है। जैसे हमारी गट है, इस गट की एक म्यूकोजा लेयर होता है ना, और उस लेयर को क्या करता है, ये खाता है। तो आप इसी चक्कर में कह सकते हो कि इंटरनल ब्लीडिंग भी होती है इस केस में, सिम्टम इसके आते हैं। साथ ही साथ इंटेस्टाइन में इनकी संख्या इतनी बढ़ जाती है कि इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देते हैं, है ना। इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज भी आप इसको बोलते हो। सिंपली अगर मैं ट्रांसमिशन की इसकी बात करूं तो फूड एंड वाटर कॉन्टेमिनेटेड विद फीसेस, है ना, और वो भी इसके पैरासाइट के एग होंगे, उसमें पैरासाइट के एग्स होंगे। देन सिम्टम्स क्या क्या आ सकते हैं यहाँ पे, सिम्टम्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो वही चीज़ है जो अभी हमने बात करी, क्या क्या, इंटरनल ब्लीडिंग होगी, ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग होगी, और क्या होगा, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हो सकता है, ब्लॉकेज हो सकता है, गले में खराश, विक्स की गोली लेनी पड़ेगी। देखो इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हो सकता है और सीवियर पेन भी हो सकता है। ये तो नॉर्मल सी बात है, पेन तो होगा ही होगा, सीवियर पेन होगा, फीवर भी आ सकता है। ठीक है, ये कॉमन सिम्टम है। अपने को याद क्या रखना है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज हो सकता है, ये दोनों केस यहाँ पर हो सकता है। अगली डिजीज़ की बात करें जो कि राउंडवॉर्म डिजीजेस में ही आती है, कौन सी है, दूसरी अपनी है जिसको आप फाइलेरियासिस बोल रहे हो।
या इसी को कॉमन एक नाम से जाना जाता है, एलिफेंटियासिस, हाथी पैर वाली बीमारी है ना। मतलब इसमें जो पैर होते हैं ये एकदम हाथी के पैर जैसे हो जाते हैं। अभी देखते हैं क्या है पैथोजन, इसमें क्या है पैथोजन, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका पैथोजन जो है ये वुचरीरिया है, जिसको आप फाइलेरियल वर्म बोल रहे हो। फाइलेरियल वर्म, वर्म मतलब कीड़ा, फाइलेरियल वर्म वुचरीरिया का है, वुचरीरिया। वुचरीरिया की 2 स्पीशीज, कौन कौन सी, वुचरीरिया बैनक्रॉफ्टाई एंड वुचरीरिया मलाई। ठीक है, वुचरीरिया बैनक्रॉफ्टाई, वुचरीरिया मलाई, ये फाइलेरियल वर्म है एक तरह के, है ना। आप कह सकते हो ये क्या है, फाइलेरियल वर्म है एक तरह से। नाउ अगली, ये कैसे ट्रांसमिट होंगे, ये कैसे ट्रांसमिट हुआ करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, ये भी वेक्टर बोर्न डिजीज है। यहाँ पर इंसेक्ट का योगदान होगा इस बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह फैलाने वाला। कॉमन इंसेक्ट जो हम पढ़ते आए अभी तक, कौन सा, मस्कीटो, वो भी फीमेल मॉस्किटो। ठीक है, सारे खेल यही खेल रही है। आप बोलोगे कि फीमेल मॉस्किटो वेक्टर है ना, कैरियर है। अगली चीज ट्रांसमिट है। नाउ सिम्टम क्या क्या आ सकते हैं यहाँ पे, सिम्टम्स क्या क्या आ सकते हैं भाई, सिम्टम्स क्या क्या आ सकते हैं। सिम्टम इसमें यही होगा कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। कहाँ पर, ये जो हमारे लिम्फ वेसल्स होती है ना, पूरे बॉडी में होती हैं। मैं बात कर रहा हूँ, ये तो अपने अपर लिम्स है, नीचे जो पैर है लोअर लिम्स, यहाँ पर जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं, यहाँ पर होगा क्या, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। वो भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन यहाँ पर बोल रहे हैं। हम बोलते हैं एक्यूट एंड क्रॉनिक वर्ड हम कब यूज़ करते हैं, क्रॉनिक वर्ड यूज़ किया जाता है जब कोई डिजीज लंबे समय तक परसिस्ट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉनिक बोलते हैं। तो यहाँ पर होगा क्या, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगा, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इन chronic inflammation in lymph nodes या lymphatic vessels of lower limbs। ठीक है, लोअर लिम्स में क्या होगा, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगा। ठीक है, जिस वजह से पैर एकदम हाथी के जैसा हो जाएगा, हाथी पैर वाली इसको बीमारी भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रहेगी, अपने को याद हो जाएगा ये चीज़। नेक्स्ट इसके बाद हम लेकर चलते हैं, अभी क्या शुरू करते हैं, इसके बाद हम क्या, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे इम्यूनिटी को लेकर हम बातें करेंगे। एक बार चाहो तो नोट डाउन कर लो इसे। चलो इम्यूनिटी देखते हैं। उससे पहले थोड़ा सा एक पैराग्राफ लिखा है फंगल डिजीज को भी लेकर, उसमें ऐसे कोई बड़ी बातें नहीं की गई। आप ऑलरेडी पढ़ते आए हो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी पढ़े हो, है ना, वो तो अपने को नोटिस होगा। चलो कोई नहीं, बता देता हूँ, है ना, कोई नहीं, पहले वही एक बार बता देता हूँ, इम्यूनिटी पे आ जाते हैं। एक दो बातें देख लेते हैं। फंगल डिजीज़ की अगर मैं बात करूँ तो सबसे कॉमन कौन सी है फंगल डिजीज़ में, वही अपनी मतलब क्या, जो सबसे कॉमन है वही दांत खाद खुजली, है ना, जिसको आप रिंग वर्म बोल रहे हो। फंगल डिजीज में सबसे कॉमन कौन सी है, रिंग वर्म है ना। रिंग वर्म में मैं बात कर रहा हूं पैथोजन क्या हो सकता है, पैथोजन फंगस ही होगा भाई, और क्या। ठीक है, फंगस ही होगा, फंगल इन्फेक्शन है। यहाँ पर फंगस की कौन सी स्पीशीज है, जेनरा अगर मैं बात करूं, फंगस का कौन सा जेनरा है, आप बोलोगे जेनरा कौन सा है। जैसे हम एग्जाम देते हैं ना, सीपीएमटी की, पहले सीपीएमटी बोला जाता था, तो आप कह सकते हो पीएमटी की एग्जाम दिया करते थे। वहीं से एक चीज रिलेट करके बता सकते हो कि ईएमटी याद रखोगे तो याद हो जाएगा। क्या, ई से याद रहेगा
एपिडर्मोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन, एम माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम, टी से याद रहेगा ट्राइकोफाइटन, ट्राइकोफाइटन। ठीक है, इस तरीके से ये याद रहेगा। कैसे फैलेगी, कैसे फैलेगी ये नॉर्मल सी बात है। जिसे भी इन्फेक्शन हुआ है, हम ऑलरेडी आपस में देखते ही आए हैं कि जिसे इन्फेक्शन हुआ होता है उसकी कोई चीज़ हम टच नहीं करते हैं ना। जिसको भी दांत खाज ये सब हुआ है तो हम उसकी कोई चीज़ टच नहीं करते हैं, चाहे उसके कपड़े हो गए, चाहे उसका टॉवल हो गया, है ना, उसकी कोई भी सामान जिसमें इन्फेक्शन होने के अपने को चांसेस हो सकते हैं। तो आप बोल सकते हो कि इन्फेक्टेड पर्सन टॉवल हो गया, है ना, टॉवल हो गया, कॉम्ब हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, टॉवल, कॉम्ब, क्लोथ्स, कुछ भी, तो अपने को इन चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड करना है, इनके सारे सामान अलग रखने हैं। नाउ इसके सिम्टम्स क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं? ऐसे एकदम रूखे सूखे से और थोड़े पपड़ी जम जाने वाले ऐसे कुछ लेशंस आ जाएंगे बॉडी पर, खासकर स्किन पर, नेल्स पर, या फिर स्किन के ऐसे जो फोल्ड्स होते हैं, है ना, जहाँ पर ऐसे स्किन फोल्ड हुई होती है उस जगह एरिया पर आ जाते हैं। और इनको ग्रो करने के लिए मॉइस्चर चाहिए, ह्यूमिड कंडीशन चाहिए। फंगस ऐसे ही तो ग्रो करते हैं। ड्राई एंड स्केली लेशंस ऑन स्किन हो गया, या फिर आप कह सकते हो स्कैल्प, नेल्स एटसेट्रा, यहाँ सब बस, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इतना भी ध्यान रहेगा अपने को, काम अपना आसानी से चल जाएगा। इम्पॉर्टेंट पार्ट अभी अपना क्या आता है, इम्यूनिटी को लेकर अपने को बात करनी है। इम्यूनिटी में हमें काफ़ी चीज़ें समझते हुए चलना है। बहुत सारी टर्म्स दी गई हैं जिसमें से सवाल बनते ही बनते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट सा पार्ट है। मैं बार बार कहूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर में इम्यूनिटी, आप गलती से भी मत छोड़ना, गारंटी यहाँ से सवाल आता ही आता है। ठीक है, कॉमन डिजीजेस से भी आता है और भी कुछ पार्ट से आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन अगर आप बोलो किस पार्ट से गारंटी है सवाल आएगा ही आएगा, तो एक तो सबसे कॉमन चीज़ कि जो आप कॉमन डिजीजेस पढ़ते हो वहाँ से मिल सकता है आपको, इम्यूनिटी से तो गारंटी है मिलेगा ही मिलेगा। तो इम्यूनिटी वाला टॉपिक हम स्टार्ट करें, उसे ध्यान से समझते चलना। ठीक है, एक एक करके चलो देख लेते हैं। इम्यूनिटी, है ना। अच्छा, इम्यूनिटी की डेफिनेशन अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे? इम्यूनिटी सिंपल वही चीज़ है, हमारे बॉडी की किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, या आप कह लो किसी भी ऐसे बाहर के किसी सब्सटेंस से बॉडी जो अपना लड़ने की क्षमता जो होती है बॉडी की, वही एक्चुअल में क्या है, इम्यूनिटी है ना। जो कि क्या है, अपने को एक तो भगवान से भी मिली है, भगवान से मिली मतलब जब आप पैदा हुए थे तभी आपको मिल गई थी। एक इम्यूनिटी होती है जब शरीर धीरे धीरे डेवलप होता है, बड़ा होता है, तब उसको बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करते हैं, उसकी बॉडी बीमार होती है, फिर उसमें तैयार होती है, मतलब धीरे धीरे इम्यूनिटी बढ़ती भी रहती है। तो हम इम्यूनिटी को समझेंगे भी एक एक करके। मेनली अपने को इस चीज़ का डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, इम्यूनिटी होती क्या है ना। इम्यूनिटी क्या है, सिंपल शब्दों में बोले तो बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता, मतलब कि बॉडी की कैपेबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज। किसी भी डिजीज से, किसी भी बीमारी से लड़ने की जो बॉडी की क्षमता होती है वही क्या है, इम्यूनिटी है। जो कौन देता है हमें, हमारा इम्यून सिस्टम देता है। अब देखो, ये तो अपने को पता है, इम्यूनिटी हम समझ गए। इम्यूनिटी को मैं ब्रॉड दो कैटेगरी में बांट रहा हूँ। कौन कौन सी कैटेगरी? एक होती है आपकी कौन सी, इन्नेट इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी होती है। एक होती है आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये क्या होता है?
इन्नेट इम्यूनिटी मतलब कि ये जन्मजात रहती है, मतलब जब बच्चा पैदा हुआ तभी उसको मिली होती है इम्यूनिटी। कुछ इम्यूनिटी है वो अभी डिस्कस करेंगे। एक्वायर्ड क्या होती है, जब बच्चा पैदा हुआ उसके बाद जब वो बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, उसने अपने लाइफ में जितनी भी चीज़ें, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक, जितनी भी चीज़ें हुई हैं, उसके द्वारा जो इसके बॉडी में लड़ने की क्षमता आई है ना। नेचर का एनवायरनमेंट अलग अलग जगह डिफरेंट तरीके का होता है। मान लो कोई बच्चा है किसी ऐसी जगह पर है जहाँ धूल मिट्टी ये सारी चीज़ें बहुत हैं, तो बचपन से ही उसके बॉडी में उस चीज़ को लेकर एडेप्टेशन भी आ गई है, आप कह सकते हो। तो इस तरीके से जो भी इम्यूनिटी उसके अंदर बनी जन्म के बाद से, वो क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का नाम है। इन्नेट इम्यूनिटी क्या है कि उसके जन्म लेने से पहले ही आप कह सकते हो कहीं ना कहीं उसको इम्यूनिटी मिलती ही जा रही थी, है ना। तो स्टार्टिंग से ही उसको कह सकते हो आप इम्यूनिटी जो मिली है, ठीक है। तो आप कह सकते हो फ्रॉम बर्थ, फ्रॉम बर्थ। और ये जो होती है इन्नेट इम्यूनिटी, ये पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना है, किसी पर्टिकुलर पैथोजन को लेकर नहीं है ना, नॉन स्पेसिफिक टाइप की होती है। मतलब ये भेदभाव नहीं करेगी कि मुझे किसे मारना है किसे नहीं मारना है, ये सबके लिए कॉमन चीज़ रखेगी। यहाँ पर बैरियर्स आते हैं, बैरियर्स मतलब यहाँ पर रुकावट के लिए आप कह सकते हो दरवाजे होते हैं। अब वो दरवाज़ा ये थोड़ी देखता है कि मैं इसी इंसान के लिए बंद हूँ, वो तो कॉमन सबके लिए बंद है। तो इसी तरह का ये नॉन स्पेसिफिक होता है, लेकिन ये पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गेनिज्म के लिए बना रहेगा। वो अभी हम एक एक करके चलते जाएंगे, ठीक है। ये क्या है, नॉन स्पेसिफिक टाइप का है, नॉन स्पेसिफिक टाइप का है। और यहाँ पर 4 तरीके के बैरियर्स होते हैं, 4 तरीके के बैरियर्स होते हैं रुकावट के लिए। खेद है, ठीक है। कौन कौन से टाइप के देखते जाना। सबसे पहला यहाँ पर होता है क्या, सबसे पहला आपका होता है फिजिकल बैरियर, ठीक है। फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर में सबसे पहले यही तो है, स्किन हो गई हमारी और म्यूकस मेम्ब्रेन हो गई। मतलब वो मेम्ब्रेन जो म्यूकस सिक्रीट किया करेगी, और यही म्यूकस कहीं ना कहीं क्या करते हैं, कोई भी बाहर की धूल मिट्टी कोई भी बैक्टीरिया आया तो उसको ट्रैप करने का, उसे रोकने का कि वो बॉडी के अंदर ना जा पाए, उसके लिए तैयारी करती है। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है मेम्ब्रेन, ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होती है और हमारे ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होती है ना, ये पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल में। और कहाँ हो सकती है, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जैसे मैं बात करूँ ये जो जैसे वेजाइना हो गया, है ना, वेजाइना की लाइनिंग में, या फिर आपका यूरिनोजेनाइटल डक्ट हो गया, ये सब जगह पे, ये सब ट्रैक्ट पे भी क्या होता है, कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड किया जाता है। बट नॉर्मली अगर मैं फिजिकल बैरियर की बात करूं तो आप क्या बोलोगे कि स्किन है और म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ की, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और कौन सा है, एक तो म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ की, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और साथ ही साथ आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट वाला जो एरिया है जिसको आप क्या बोल रहे हो, यूरोजेनाइटल डक्ट, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट कह लो, ठीक है। ये वाला एरिया हो गया। ये क्या है, फिजिकल बैरियर है, जो पहली रुकावट है, आप कह सकते हो सबसे पहली रुकावट यहीं से होगी। फिर अगर आपने इसको भी क्रॉस कर लिया तब आएगा क्या, फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर आएगा। ये क्या होता है, फिजियोलॉजी पढ़ते हो ना, आंतरिक संरचना, हमारे बॉडी के अंदर की जो भी चीज़ें, इसमें बॉडी फ्लूइड्स आ गया, इंटरनल ऑर्गन्स आ गए, ये सारी चीज़ें। तो फिजियोलॉजी की बात करें, फिजियोलॉजिकल बैरियर आपका यहाँ पर कैसे एक्ट करेगा, यहाँ पर आप बोलोगे, यहाँ पर जो भी, जैसे मैं बात करूँ माउथ की बात करूँ तो आप बोलोगे माउथ में सलाइवा होगा, ठीक है, सलाइवा होगा। फिर मैं अगर बात करूँ आइस की तो आप बोलोगे टीयर्स। फिर मैं बात करूं स्टमक की तो आप बोलोगे यहाँ पर एसिड प्रेजेंट है, HCl, है ना, स्टमक में एसिड प्रेजेंट है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, चाहे सलाइवा हो चाहे टीयर्स हो, ये दोनों क्या है, लाइजोजाइम सिक्रीट कर रहे हैं ना,
लाइजोजाइम जो कि एंटीबैक्टीरियल होता है, स्टमक हो गया ये सब। या फिर अगर मैं कहूँ साथ ही साथ, अगर आप बोलो, मैं बोल रहा हूँ वेजाइना, तो वेजाइना क्या है, यहाँ पर भी एसिडिक एनवायरनमेंट होगा, ठीक है, एसिडिक एनवायरनमेंट होगा जहाँ पर किसी भी बैक्टीरिया की ग्रोथ होने से रुक जाएगी। यूरिन, ये भी क्या है, एसिडिक एनवायरनमेंट ही है, ठीक है। तो ये सब तरीके का, ये सब क्या है आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर है, ठीक है। देन आता है कौन सा, सेलुलर बैरियर। इसका नाम ही बता रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं बॉडी की कुछ सेल्स आएंगी। सेलुलर बैरियर, जब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर पढ़ते हो, ब्लड वाला, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, वहाँ पर आप डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स पढ़ते हो, है ना, जिसमें से कुछ हैं न्यूट्रोफिल्स हैं, आपकी मैक्रोफेजेस हो गई, मोनोसाइट्स हो गई, नेचुरल किलर सेल्स हो गई। ये सब सेल्स क्या करती हैं, ये बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए, आप कह सकते हो कि ये एक तरह की अटैकिंग सेल्स है कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर अटैक करेंगे और उसे मारने की कोशिश करेंगे कि वो कोई तरह की बीमारी ना पहुंचा पाए। तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा है एनसीईआरटी ने, कौन सा है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। इसका क्या मतलब होता है, मतलब कि ये जो ल्यूकोसाइट है, ये जो WBCs हैं, है ना, WBCs क्या कर रही हैं, हमें प्रोटेक्ट करने का काम कर रही हैं और ये फाइट भी करती हैं, है ना। आप इसको नेचुरल किलर सेल्स ये सारे आप कह सकते हो। इसका क्या मतलब होता है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, मतलब कि इन सेल्स का क्या होता है, जो न्यूक्लियस है उसकी मॉर्फोलॉजी अलग अलग है, उसका शेप अलग अलग है, ठीक है। इसमें आप कह रहे हो न्यूट्रोफिल्स आप देखते हो, मोनोसाइट्स एक सेल्स होती हैं, नेचुरल किलर सेल्स होंगी और फैगोसाइट्स बोल रहा हूँ। मैक्रोफेजेस हैं जो फैगोसाइटोसिस करेंगे, फैगोसाइटोसिस मतलब उसे खा जाना, है ना, मैक्रोफेजेस हैं। मैक्रोफेजेस ध्यान रखना ये टिश्यूज में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, मैक्रोफेजेस टिश्यूज में प्रेजेंट होती हैं कि अगर वो कहीं से भी पहुंचते पहुंचते टिश्यूज तक पहुंच गया, अब वहां पर उसे सामना करना पड़ेगा किसका, मैक्रोफेजेस का, और ये क्या करती हैं, उसको सीधा खा जाती हैं, ठीक है। अमीबा टाइप की होती हैं ऐसे शेप में, तो उसको खा जाती हैं। सेलुलर बैरियर, देन आप कौन सा देखते हो, साइटोकाइन बैरियर, ये क्या होता है, यहाँ पर होगा क्या, अब मान लो इन्फेक्शन हो गया और वायरस ने मान लो हमारी किसी भी सेल को अटैक कर दिया। अब जिस सेल पर सबसे पहले अटैक हुआ है, ये क्या करेगी, ये चिल्ला कर एक प्रोटीन निकाला करेगी जिसका नाम है इंटरफेरॉन। अब ये इंटरफेरॉन प्रोटीन जैसे ही इसके ऊपर अटैक होगा, ये चिल्ला कर सारी जगह ये प्रोटीन फैलाएगी। तो इसके आसपास की जितनी भी सेल्स हैं उन सभी को प्रोटीन के रूप में क्या होगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और ये इन्फॉर्मेशन इनको बताएगी कि अपने आप को तैयार कर लो, हमारे पास क्या हो चुका है, अटैक हो चुका है। तो ये इंटरफेरॉन्स एक तरह की प्रोटीन होती है जो कौन रिलीज करेगा, वायरस इन्फेक्टेड सेल रिलीज करेगी, है ना। तो इंटरफेरॉन्स क्या है, एक तरह का प्रोटीन है। इंटरफेरॉन्स secreted by virus infected cells, ऐसे समझ लो, सेल्स होंगी, इनके ऊपर कहीं से कोई वायरस आया होगा, मान लो ऐसे करके ये वायरस बाबू आए होंगे और ये समझ लो इसके ऊपर ऐसे अटैक किया होगा। अब ये क्या करेगा, इंटरफेरॉन सिक्रीट करेगा और आजू बाजू की सारी सेल्स को इंफॉर्मेशन दे देगा। ये क्या है, इंटरफेरॉन्स, ठीक है। अब ये इंटरफेरॉन सब तक जाएंगे और सबके सब क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी अभी इसके बाद देख लेते हैं, ये नोट डाउन कर लो आप एक बार, ये अपने को रिमेंबर हो जाए, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को फिर इसको भी क्लासिफाई करके देखेंगे। आ जाओ देखते हैं, यहीं पे लिखा दूं बगल में।
चलो कोई नहीं। इसको क्लासिफाई करके देखेंगे, थोड़ा सा इसी पे ही बता देता हूँ, यहीं पे ही, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो हम जानते हैं इसके बेस पे, आप देख लो, ये फ्रॉम बर्थ है तो ये आफ्टर बर्थ, ठीक है। आप कहोगे क्या? आफ्टर बर्थ। और ये आपकी नॉन स्पेसिफिक टाइप की है और ये पैथोजन स्पेसिफिक होगी, पैथोजन स्पेसिफिक होगी, ठीक है, पैथोजन स्पेसिफिक होगी। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये जो होती है, यहाँ पर ये जो आफ्टर बर्थ प्रेजेंट है पैथोजन स्पेसिफिक है, यहाँ पर रिस्पॉन्स भी दो तरीके का ये जनरेट करेगी। अभी हम देखेंगे कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या होता है, ये दो तरीके का रिस्पॉन्स जनरेट किया करेगी, ठीक है। ये क्या करेगी? प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स जनरेट किया करेगी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता क्या है? प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या होता है? प्राइमरी रिस्पॉन्स का मतलब सिंपली ये समझना कि जब कोई पैथोजन आता है अटैक करने, है ना, तो सबसे पहले हमारी सेल के पास पहुंचा होगा, तो ये इन्होंने क्या किया होगा, उसको देखा होगा, पहचाना होगा। जब तक उसको वो पहचान रहे थे तब तक इनके ऊपर खूब अटैक होने लग गया, है ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा घायल हो गए। तो ऐसे समझो कि प्राइमरी रिस्पॉन्स हमारा इम्यून सिस्टम कैसे करता है, ये काफ़ी स्लो रिस्पॉन्स होगा। क्यों? क्योंकि ये दुश्मन को पहचान ही नहीं पाया, अचानक से दुश्मन आया और हमला करने लग गया, तो ये अच्छे से पहचान नहीं पाया, ठीक है, तो उसको पहचानने की कोशिश कर रहा है ये। तो आप ये कहोगे कि पहला रिस्पॉन्स जो होगा हमारे इम्यूनिटी का काफ़ी स्लो होगा, ठीक है, काफ़ी स्लो हुआ करेगा जब पहली बार पैथोजन अटैक करेगा। और यहाँ पर उस जो भी दुश्मन आया था उसकी मेमोरी बनेगी कि हाँ, इस इंसान से इसने ही सबसे पहले अटैक किया था, इसकी कुछ इमेज, इसकी कुछ मेमोरी बनेगी उसके पास। फिर अगर कभी जीवन में दोबारा वो पैथोजन, वो सेम पैथोजन अगर हमारी बॉडी में आया, तब क्या होगा? प्राइमरी रिस्पॉन्स के वजह से जो मेमोरी बनी हुई थी उसके वजह से कुछ एंटीबॉडीज़ ये बनाकर तैयार रखेगा, बम, गोली बारूद तैयार करेगा कि अब जब अगर वो वाला दोबारा आया हमारे टेरिटरी में तो हम सीधा हमला कर देंगे उसके ऊपर। तो आप ये कहोगे कि सेकेंड रिस्पॉन्स बहुत तगड़ा होता है, मतलब हाईली इंटेंसिफाइड होता है और बहुत ज़्यादा एनेमनेस्टिक होता है, मतलब ये मेमोरी पर बेस्ड है, उसकी मेमोरी गई नहीं है अभी तक, ठीक है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या है? आप बोलोगे फर्स्ट एनकाउंटर विद पैथोजन, जिसके वजह से क्या होगा, स्लो रिस्पॉन्स आएगा, स्लो रिस्पॉन्स एंड मेमोरी फॉर्म, और उसकी मेमोरी बन जाएगी। अगला क्या होगा? सेकेंड रिस्पॉन्स, ये हाईली इंटेंसिफाइड होगा एंड एनेमनेस्टिक रिस्पॉन्स होगा, काफ़ी तगड़ा और काफ़ी खतरनाक घातक रिस्पॉन्स होगा दोबारा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी मेमोरी बनी थी, अब उसने पहचान लिया था, तो उस खतरनाक रिस्पॉन्स से ये अटैक किया करेगा, ठीक है। तो इसी को हम अभी एक्वायर्ड इम्यूनिटी को प्रॉपर तरीके से क्लासीफाई करके समझने की कोशिश करते हैं कि बर्थ होने के बाद से इम्यूनिटी हमारे बॉडी में किस किस तरीके से एक्ट करती है, ये सारी चीज़ें हम एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये नोट डाउन कर लो। चलो देख लेते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम एक एक करके क्लासीफाई करके कई तरीके से देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं बता रहा हूं इनको रिस्पॉन्स के बेस पर, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये दो तरीके का रिस्पॉन्स जनरेट करेगी। कौन सा? एक होगा एंटीबॉडी वाला, आप बोलोगे एंटीबॉडी मीडिएटेड
इम्यूनिटी, या फिर आप इसी को क्या बोलते हो, ह्यूमरल इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हो, ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक है, और ये क्या है आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं इसमें सेल्स का अटैक हुआ करेगा, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या है। ऐसा समझो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है ये यहाँ पर रोल करेंगे बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट ये जानते होगे ना, WBCs है हमारी, ये टी लिम्फोसाइट्स, WBCs है। ठीक है, अब देखना यहाँ पे बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, यहाँ पे थोड़ी सी मैं कहानी यहाँ पर रिलेट करने की कोशिश करूँगा। जब हमारी इम्यूनिटी की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे किस तरीके से अटैक होगा, दो तरीके से अटैक करेगी हमारी बॉडी। पहला आप ये समझो, बी से मैं क्या बोल रहा हूँ, बी से इसको बा बोलने की बजाय जैसे हम बोलते हैं ना वायु, है ना, वायु के लिए हम बोलते हैं वी यूज़ करते हैं, बस ऐसे समझो मैं वायु बोल रहा हूँ, है ना। जैसे यहाँ पे समझने की ये कोशिश करना है अपने को कि टी के लिए मैं दो चीज़ टर्म यूज़ करूँगा, एक है टी के लिए मैं थल सेना यूज़ कर रहा हूँ, वी के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, वायुसेना। जैसे हमारी आर्मी होती है वैसे ही समझो ये वायुसेना है और ये थल सेना है। वायुसेना क्या करती है, आसमान में उड़ता हुआ जेट क्या करता है, ये सीधा ऊपर से मिसाइल छोड़ेगा, मतलब बम फेंक देगा। और मिसाइल छोड़ता है, मिसाइल किसी पर्टिकुलर इंसान के ऊपर नहीं आती, वो जहाँ गिरती है पूरा का पूरा तबाही मचा देती है। मतलब कि ये जो एंटीबॉडी वर्ड है, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी क्या है, एक तरह की प्रोटीन्स है ना, आप कह लो ये एक तरह का मिसाइल है जो जहाँ गिरेगा वहाँ सबको तबाह कर देगा। ठीक है, सबको तबाह करने का मतलब ये मिसाइल पर्टिकुलर चीज़ के लिए आया है, एंटीबॉडी किसी चीज़ के लिए बनी है कि हाँ भाई यहाँ पर कोई वायरस घुसा है तो इसके लिए मैं एंटीबॉडी अब रिलीज़ कर रहा हूँ, है ना। तो ये क्या है, आप समझ लो कि ये प्रॉपर एंटीबॉडी मीडिएटेड, मतलब जैसे वायुसेना बमबारी कर रही है, थल सेना क्या करती है, ये सामने फेस टू फेस लोगों को मारती है ना, मतलब इंटरेक्शन होता है, सेल टू सेल इंटरेक्शन होता है, इसलिए हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का नाम दिया करते हैं यहाँ पर। अब देखना, और यहाँ पर होगा क्या, इनकी मेमोरी भी रखी जाएगी, दोनों ही सेल मेमोरी क्रिएट करके रखेंगी। यहाँ पर क्या है, बी लिम्फोसाइट्स में ये क्या करेंगे, इनमें पहली चीज़ तो ये बी लिम्फोसाइट्स सेल्स ये क्या करेंगी, इसमें मेमोरी सेल्स होंगी, मेमोरी सेल्स होंगी, और इनमें प्लाज्मा सेल्स भी होंगी, प्लाज्मा में भी इनकी मेमोरी सेल्स होंगी। इसमें जो मेमोरी सेल्स हैं ये बी मेमोरी सेल्स हैं, और प्लाज्मा में भी जो बी सेल्स हैं, है ना, लिम्फोसाइट्स वाली, ये क्या करेंगी, ये प्रॉपरली एंटीबॉडी बनाया करेंगी। आप बोलोगे एंटीबॉडी फॉर्म करेंगी, ये एंटीबॉडी बनाया करेंगी और रिलीज करेंगे ब्लड में, एंटीबॉडी फॉर्म एंड रिलीज इनटू ब्लड, और ये ब्लड में रिलीज किया करेंगी। टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट ऐसा समझो कि 4 तरह की सेल्स होती हैं, है ना, यही क्लासिफाई कर देता हूँ, होती 4 तरह की हैं पर अपने को याद 3 ही तरीके का रखना है, एनसीईआरटी 3 ही लिखती है। एक है आपकी मेमोरी सेल्स, मेमोरी सेल्स, एक है आपकी हेल्पर सेल, और एक है आपकी मेमोरी सेल, एक है आपकी हेल्पर सेल, और एक दूसरी आपकी एक और सेल्स होती है किलर सेल्स, जिसको आप बोल रहे हो किलर सेल्स। मतलब कि ये सबके रोल हैं अपने अपने। आप कह सकते हो ये टी सेल्स तीनों काम कर रही है, ये मारेगी भी, और हेल्पर मतलब अभी बताता हूँ हेल्पर कैसे। मेमोरी ऑब्वियस सी बात है, मेमोरी रखेगी, चाहे ये सेल हो चाहे ये सेल हो। हेल्पर ये क्या हेल्प करेगी, ये इंडिकेशन देगी, ये बताएगी कि भाई दुश्मन आ गया है, आप फटाफट एंटीबॉडी भेज दो, आपने जो एंटीबॉडी बनाई है इसे भेज दो। मतलब कि ये टी हेल्पर सेल
हेल्प करेगा बी सेल्स को कि आप एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करो, आप एंटीबॉडी को रिलीज करो। तो इन सब के फंक्शन एज सच नहीं याद रखने हैं, बस ये ध्यान रखना है कि जो टी सेल्स होती हैं, टी सेल्स खुद कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करती। टी सेल नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडी, क्योंकि टी सेल्स हेल्प करती हैं बी सेल्स को टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। टी सेल्स मदद करती हैं बी सेल्स को, बताती हैं कि आप प्रोड्यूस करो एंटीबॉडीज। ठीक है, ये पहचान लेता है। ठीक, ये एक बार आप नोट डाउन कर लो, इसके आगे की कहानी फिर देखते हैं। आ जाओ, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर भी एक बार देख लो कि एंटीबॉडी कैसी होती है। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी कैसे होता है? हमें पता है प्रोटीन की ये बनी है एंटीबॉडी, है ना। और प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड की चेन है। तो ये पॉलीपेप्टाइड की चेन बस मैं दूसरे तरीके से बना रहा हूँ, बस जैसा कि हमारे एनसीईआरटी ने दिया है, ऐसे समझ लो। ठीक, ये जो इतने बड़े बड़े डंडे बनाए, इसको मैं बोलता हूं हैवी चेन्स। और हैवी चेन्स कितने हैं एंटीबॉडी में? 2 दिखाई दे रहे हैं, तो 2 ही होंगे। और यहां पर होती है यही बगल में, इसको आप बोलते हो लाइट चेन्स। 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन्स। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन है एंटीबॉडी, पॉलीपेप्टाइड चेन है। ठीक है, ये क्या है? लाइट चेन है और ये हैवी चेन है। ये सब आपस में जुड़ी होती हैं डाइसल्फाइड ब्रिज से, आप कह सकते हो सल्फाइड सल्फाइड बॉन्ड से। यहाँ पे भी, यहाँ पर भी ऐसे। ठीक है, इस तरीके से ये जुड़े होंगे। ये क्या है आपका? हैवी चेन है, कितनी है? 2 है। और ये क्या है? लाइट चेन है, ये भी कितना है? 2 है। इन दोनों को मिलाऊं तो आप बोलोगे H2L2, इसे H2L2 भी बोला जाता है। ठीक है, हैवी चेन, लाइट चेन। यहीं पे इनकी कुछ बाइंडिंग साइट होती है। अगर मैं यहीं पर बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ कि यहीं पर कहीं इनकी बाइंडिंग साइट होती है। ठीक है, कुछ ऐसे, इस तरीके से आप कह लो। शेप कैसा भी हो सकता है, ये तो मैंने जस्ट बना दिया। ठीक है, ये क्या है? यहीं पर दुश्मन एंटीजन बाइंडिंग साइट। ठीक है, यहां पर वो दुश्मन आके जैसे ही टकराएगा, तुरंत क्या होगा? एंटीबॉडी एक्टिवेट हो जाएगी और अपना काम करना शुरू कर देगी। हमें एंटीबॉडी कितनी तरीके की ध्यान रखनी है? एंटीबॉडीज हम 4 तरीके रखते हैं, है ना। एंटीबॉडी से ही तो हम लड़ सकते हैं, मतलब कि हम गेम बजा देंगे किसी का। गेम बजा देंगे मतलब GAME। इससे क्या याद रहेगा? IgG वाली, IgA वाली, IgM वाली और IgE वाली। और ये जो है IgG टाइप की, ये याद करो प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है फीटस को। और IgA वाली
मदर के फर्स्ट मिल्क में मिलता है फीटस को, जिसको कोलेस्ट्रम आप बोलते हो। IgM नहीं याद रखनी, IgE याद रख लो, ये एलर्जी में यूज होती है। एलर्जी वाला टॉपिक आप रीड करोगे क्लियरली समझ आ जाएगा, वहाँ पे ऐसा सच कुछ नहीं है। एलर्जी बस यही होता है कि बॉडी का कोई एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स, इसको आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा इंटेंस रिस्पॉन्स किसी भी पर्टिकुलर ऐसे सब्सटेंस से, जिससे बॉडी एक्चुअल में हर बॉडी टाइप में तो अलग अलग होता है। मतलब आप कहो कि जैसे मान लो कोई इंसान है, ठीक है, और उसको धूल मिट्टी से कोई तकलीफ है, उसकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती, उसको कोई फॉरेन पार्टिकल मान के अपना रिस्पॉन्स जनरेट करती है। इम्यून का सडन रिस्पॉन्स होता है इम्यूनिटी का। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है वो धूल मिट्टी सबके लिए हार्मफुल हो, है ना। हम कोई वायरस की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, धूल है, मिट्टी है, या किसी तरह का कोई चीज़ है ना। किसी चीज़ को मान लो किसी को पॉलन ग्रेन्स को लेकर कुछ हो सकता है जो कि फ्लावर्स में होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ को लेकर आपका हो सकता है एलर्जी के केस में। तो यही सडन रिस्पॉन्स इम्यून सिस्टम का, किसी नेचुरल चीज़ में कोई भी चीज़ प्रेजेंट हो उसके प्रति बॉडी जो रिस्पॉन्स कर रही है, वही क्या है, एलर्जी, और कुछ नहीं है। एलर्जी में कौन सी चीज़ आती है, ये वाला आपका रोल प्ले करता है एंटीबॉडी हमारी, ठीक है। और वो भी बहुत सारी चीज़ों की वजह से हो रहा है। वहाँ पे हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ये सब रिलीज़ होता है जो कि मैस्ट सेल रिलीज़ किया कर रही होती है, जिसके वजह से वो सब रिस्पॉन्स जनरेट होता है। तो ये एक बार देख लो। आगे दिन चलता हूँ। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को लेकर कुछ बातें करनी है, उसे हम यहीं से इसके आगे फिर दोबारा कंटिन्यू करते चलते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को लेकर अभी हमने बातें करनी है। ये तो हमें डायग्राम एक बार देखना ज़रूरी था एंटीबॉडी का कैसा होता है। हम अपनी कहानी और आगे अब लेकर चलते हैं। देखो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को लेकर हम बात कर रहे हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, जो बर्थ के बाद हमें मिली थी, जो हमने डेवलप की थी। अब ये इम्यूनिटी, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी को मैं दो तरीके से बांट रहा हूँ। एक कैसा, एक्टिव इम्यूनिटी, और एक आपकी क्या है, पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है। एक्टिव इम्यूनिटी सिंपली क्या होता है, जिसमें हमारी बॉडी खुद ब खुद एक्टिविटी करके रिस्पॉन्स जनरेट कर रही है ना, मतलब खुद मेहनत कर रही है। और हम ये बात जानते हैं, हमारी बॉडी अगर पहली बार एक्टिविटी करके रिस्पॉन्स जनरेट करना चाह रही है तो वो रिस्पॉन्स कैसा होगा, मेमोरी पर बेस्ड होगा, पहली चीज़। स्लो होगा, ये रही दूसरी चीज़ कि वो स्लो रिस्पॉन्स होगा, मेमोरी पर बेस्ड होगा, है ना, उसमें हमारी बॉडी खुद उस चीज़ को बना रही होगी। दूसरी बात अगर मैं करूं, पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है, यहाँ पर हमें रेडीमेड एंटीबॉडीज़ मिल जाती हैं, बनी बनाई एंटीबॉडीज़। हमारी बॉडी को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमने किसी एनिमल में ऑलरेडी बना कर रख ली है। जैसे अगर सांप का जहर हमारे बॉडी में गलती से आ ना जाए, सांप काटे हम मर ना जाए, क्यों, क्योंकि सांप का जहर आया तो वो बहुत फास्ट एक्शन करेगा, तब तक हमारी डेथ हो जाएगी। तो इस चक्कर में हम क्या करते हैं, इन चीज़ों के लिए हम कुछ एंटीबॉडीज़ बना कर रखते हैं। वो हम दूसरे एनिमल्स पर ट्राई करते हैं। कैसे करते हैं, हम उन्हें हल्का सा वेनम उनमें इंजेक्ट करते हैं, जिसके वजह से उनके बॉडी में उस वेनम के अगेंस्ट, उस जहर के अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज़ बनने लग जाती हैं, और वो मैमल्स हैं। और हम ये बात जानते हैं, कुछ एंटीबॉडीज़ बनेंगी, वो एनिमल मरेगा नहीं, लेकिन हाँ बीमार हो सकता है, ये सब प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन उस चक्कर में उसके बॉडी में जो प्राइमरी रिस्पॉन्स हुआ, उससे एंटीबॉडीज़ बनी होंगी किसी पर्टिकुलर स्नेक को लेकर, तो वो वेनम हमने निकाल लिया और उसको हमने इकट्ठा करके रख लिया। इस तरीके से हम टेटनस के लिए, इस तरीके से हम स्नेक वेनम के लिए ऑलरेडी बनी बनाई एंटीबॉडीज़ रख लेते हैं कि कभी ऐसा कुछ इन्फेक्शन हुआ तो हम लगा सकें, ठीक है। तो वो रेडीमेड है, क्योंकि वो सडन हमें रिस्पॉन्स वहाँ पर चाहिए होता है। और यहाँ पर ये हमारी एक्वायर्ड है। एक्वायर्ड में एक्टिव वाली है कि यहाँ पर बॉडी खुद ब खुद एक्टिविटी करके, मेहनत करके बनाना चाह रही है। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, ये एंटीबॉडीज़ मेड
बाय आर ओन बॉडी, हमारी बॉडी खुद उसे बनाती है ना। तो ये पहली चीज़, तो फर्स्ट रिस्पॉन्स स्लो होगा, ऑब्वियस सी बात है, मेमोरी बेस्ड होगा, मेमोरी बेस्ड होगा, ठीक है, मेमोरी पर बेस्ड होगा। पहला रिस्पॉन्स कैसा होगा, स्लो हुआ करेगा। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो यहाँ पर रेडीमेड एंटीबॉडीज मिलेंगी, रेडीमेड एंटीबॉडीज मिलेंगी। यहाँ पर पहला रिस्पॉन्स स्लो था, यहाँ पर रिस्पॉन्स हाई होगा, काफ़ी हाई रिस्पॉन्स होगा। और ये पहला रिस्पॉन्स स्लो था, वहाँ रिस्पॉन्स हाई है, ये मेमोरी पर बेस्ड है। यहाँ पर मेमोरी की कोई ज़रूरत नहीं, नो मेमोरी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें बनी बनाई एंटीबॉडीज़ मिली ना। जब हमें एंटीबॉडी बनानी होती है हमारी बॉडी में, तब हमें किसी दुश्मन की पहचान करनी होती है। यहाँ पर हमें कोई पहचान नहीं करनी है, किसी दूसरे के बॉडी से जो एंटीबॉडी वहाँ ऑलरेडी बनी थी, जो बम बारूद तैयार था, वो बम आपने अपने बॉडी में लाए कि अटैक हो चुका है, सीधा बम मार दो, है ना। बम को बनाने की तैयारी आपने यहाँ करी थी, यहाँ पर है। तो ये लॉन्ग लास्टिंग भी होता है, इसी बात से याद रहेगा, ठीक है। लॉन्ग परसिस्ट करता है और ये शॉर्ट लिव्ड होता है, कुछ समय के लिए रहता है ना। रिस्पॉन्स इसका हुआ, आप ठीक हो गए, उसके बाद इसकी कोई याददाश्त नहीं रहती, क्योंकि वो बनी बनाई एंटीबॉडीज थी। अब देखो, इसको भी, एक्टिव इम्यूनिटी को भी मैं दो तरीके से बांट रहा हूं। एक आप बोल रहे हो एक्टिव इम्यूनिटी में नेचुरल एक्टिव, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, और ये क्या है, यहाँ पर आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। इन दोनों का क्या मतलब है? ये क्या होता है? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी मतलब जब कोई नेचर के द्वारा नॉर्मली कोई इन्फेक्शन हुआ हो, है ना, जो नॉर्मल केस में होता रहता है। कोई वायरस आया, किसी तरह की कोई चीज़ हमें इन्फेक्ट कर गई, ऐसा समझ लो कोविड का वायरस आया, हमें नहीं पता था, हमारी बॉडी को नहीं पता था, नेचुरल इन्फेक्शन हुआ। अब अगर वो वायरस बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, तो बॉडी अगर सर्वाइव करने की क्षमता में नहीं है, तो डेथ तक हो सकती है, ठीक है। लेकिन दूसरा केस होता है क्या, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। इसमें क्या है, इसमें भी बॉडी अपनी ही मदद से एंटीबॉडीज बनाएगी, लेकिन यहाँ पर नेचुरल वाला केस नहीं होगा, है ना। प्राकृतिक तरीके से वायरस अंदर नहीं आएगा, जीवित वायरस अंदर नहीं आएगा। हम यहाँ पर क्या लेंगे, उस वायरस को या तो एकदम निष्क्रिय कर देंगे, वीकेंड कर देंगे, काफ़ी ज़्यादा क्या ऐसा कर देंगे कि वो कोई काम ही ना कर पाए, है ना, सुस्त पड़ा होगा। या फिर आप उस वायरस को मार के हमारे बॉडी के अंदर डाल दोगे ज़बरदस्ती। क्यों? क्योंकि ये वायरस से हमें बचाव करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये जिंदा वायरस आ जाएगा तो हमारी हालत ख़राब कर देगा। तो इसके प्रति एंटीबॉडी बनाने में हमें समय चाहिए, तो वो समय हमें मिल जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, उस वायरस को या तो एकदम वीकेंड कर देंगे, एटीन्यूएटेड पैथोजन कहते हैं, या फिर हम उसे किल करके हमारी बॉडी में डाल देंगे। तो इससे होगा क्या, हमारी बॉडी रिस्पॉन्स जनरेट करना शुरू करेगी। लेकिन हाँ, वायरस मरा हुआ है, वीक है, कोई काम नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारे ऊपर कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं करेगा कि हमारी डेथ हो जाए, है ना। लेकिन हाँ, हमारी बॉडी उसके प्रति रिस्पॉन्स जनरेट करना शुरू कर देगी। वो रिस्पॉन्स किसने जनरेट कराया ज़बरदस्ती? हमने आर्टिफिशियली कराया, क्योंकि ज़रूरत है उस चीज़ की। तो ये क्या है, आर्टिफिशियली एक्टिवेटेड इम्यूनिटी और ये नेचुरली एक्टिवेटेड इम्यूनिटी, दोनों में केस समझ आया। ये जो आर्टिफिशियली एक्टिवेटेड इम्यूनिटी है, इसी को कहते हैं वैक्सीन लगाना, टीकाकरण, है ना। तो टीकाकरण में जो भी आपने मान लो पोलियो का लिया, तो पोलियो का भी वायरस हमने क्या लिया, वीकेंड पोलियो का वायरस लिया और उसको बॉडी में डाल दिया। तो होगा क्या, पोलियो का जो एक्चुअल वायरस है, जिंदा वायरस होता तो वो तो पोलियो कर देता, लेकिन वो कोई काम ही नहीं कर रहा है। तो जब उसको आर्टिफिशियली बच्चे में इंजेक्ट किया, पोलियो ड्रॉप के रूप में, है ना, इंजेक्शन के थ्रू, किसी भी चीज़ के थ्रू गया, इंजेक्ट किया, तो उसकी बॉडी रिस्पॉन्स जनरेट करने की शुरुआत में आ गई। अब वो एंटीबॉडीज़ बनाएगी, और जब नेचुरली कोई एंटीबॉडी बन जाती है तो लॉन्ग लास्टिंग होती है, उसको जीवन भर पोलियो नहीं होगा कभी, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, इसी को क्या कहते हैं, हम बोलते हैं उसी को इम्यूनिटी, या आप जो बोल रहे हो
यहाँ पर वैक्सीनेशन हो रहा है ना। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, नेचुरल में बॉडी एनकाउंटर्स a natural infection और यहाँ पर वीकेंड पैथोजन, जिसको आप बोल रहे हो वीकेंड पैथोजन या फिर एटीन्यूएटेड या किल्ड वायरस आप लोगे और उसको क्या करोगे, इंजेक्ट करोगे बॉडी में, इंजेक्ट इन बॉडी एंड बॉडी क्रिएट्स एंटीबॉडी अगेंस्ट इट। और इसी चीज़ को आप क्या बोलते हो, इसी चीज़ को आप इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन बोलते हो। वैक्सीनेशन, वैक्सीन लगाना, या इम्यूनाइजेशन, ठीक है। इसका कोई बैड इफेक्ट नहीं हो पाता ना शरीर पे, क्योंकि वीक है पैथोजन या फिर किल्ड है, ठीक है। एटीन्यूएटेड, किसी काम का नहीं है, वो कोई काम ही नहीं कर रहा है, आपने सुस्त कर दिया उसको। यही तरीके से यहाँ पर भी पैसिव में भी आपकी एक होती है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, और एक यहाँ पे होती है आपकी कौन सी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। अब यहाँ पर भी वही खेल हुआ, नेचुरल पैसिव, यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, पैसिव इम्यूनिटी मतलब रेडीमेड, बनी बनाई मिली है। अच्छा, हमें बनी बनाई कब मिलती है, नेचुरल तरीके से बताओ तो, प्राकृतिक तौर से। आप बोलोगे जब मदर से फीटस में एंटीबॉडी जा रही है, वही तो है हमें रेडीमेड मिली है, हमने थोड़ी बनाई उसको। तो आप बोलोगे फ्रॉम मदर टू फीटस, कौन सी वाली जाती है, एक आप जानते हो IgG वाली जो आती है कहाँ से, प्लेसेंटा से, और एक आप जानते हो IgA वाली जो अभी हमने डिस्कस की थी, कोलोस्ट्रम से आती है ना। एक प्लेसेंटा से और एक कोलोस्ट्रम से आती है। आर्टिफिशियल पैसिव हमारे द्वारा तैयार की गई एंटी वेनम सीरम हो सकता है ना, एंटी वेनम वाली एंटीबॉडीज हो सकती हैं, या फिर टेटनस के अगेंस्ट भी होता है, कभी जंग लगे वाले लोहे से लग जाए या ऐसा कुछ, तो टेटनस से रिलेटेड भी हमारे पास रहता है। तो आप बोल सकते हो एंटी वेनम एंटीबॉडीज। ये किस केस में, स्नेक बाइट के केस में। और ऐसे ही और भी हम सीरम बना लेते हैं, एंटी टेटनस एंटीबॉडीज, ठीक है। ये कुछ बातें हैं जो अपने को ध्यान रखनी है, इम्यूनिटी को लेकर कुछ बातें हैं। नेक्स्ट इसके आगे लेकर चलते हैं क्या, लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, ये वो ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पर हमारे लिम्फोसाइट्स का ओरिजिन होना, उनकी मैच्योरेशन होना, उनका प्रोलिफरेशन होना, मतलब कि लड़ने के लिए तैयार होना, ये सारी चीज़ें होती है उन ऑर्गन्स में। और वो लिम्फोइड ऑर्गन हमारे बॉडी में अलग अलग जगह प्रेजेंट होते हैं, तो वो सब बारे में हम देख लेते हैं एक बार। चलिए देख लेते हैं, लिम्फोइड ऑर्गन्स की भी बात कर लेते हैं एक बार। देखना, लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, ऑर्गन्स वेयर ओरिजिन, मैच्योरेशन and proliferation of lymphocytes occur,
जहाँ पर हमारे लिम्फोसाइट्स बनेंगे, मैच्योर होंगे और लड़ने के लिए तैयार होंगे, वो सारे ऑर्गन्स की हम बात करेंगे। अब उन सारे ऑर्गन्स को मैं दो पार्ट्स में बांटता हूँ, एक को मैं बोलता हूँ प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, एक को मैं बोलता हूँ सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स और दूसरे हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। अब देखो होगा क्या, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हमारे दो ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से, एक है हमारी रेड बोन मैरो, लंबी हड्डी वाली है ना, उसमें क्या होगा, ये सेल्स बनेंगी और मैच्योर होंगी। मैच्योर होने का मतलब यहाँ से सीधा सिंपल ये है कि एंटीजन के लिए सेंसिटिव होंगी, मतलब किसी भी दुश्मन के लिए सेंसिटिव होंगी, तैयार हुआ करेंगी, आप ऐसा कह सकते हो, है ना। और एक होती है हमारी थाइमस, ये दोनों। तो आप ये कहोगे कि यहाँ पर बी लिम्फोसाइट्स या फिर बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स फॉर्म एंड मैच्योर। मैच्योर मतलब एंटीजन स्पेसिफिक होंगी, ठीक है। यहाँ पर दो ऑर्गन्स के नाम हैं, कौन कौन से, एक है आपके रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो, दूसरा है थाइमस। ये लोब शेप का एक ऑर्गन होता है, हमारे हार्ट के पास प्रेजेंट होता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो इनमें ये थाइमस ग्लैंड काफ़ी बड़ी होती है ना, जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही होती है। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म बड़ा होता है धीरे धीरे उसके बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अटैक होते रहते हैं, इम्यूनिटी बनती रहती है, बनती रहती है, बनती रहती है। इतनी एंटीबॉडीज़ बन बन के ये जब बॉडी मैच्योर होकर बड़ी तैयार होने लग जाती है तो इस टाइम तक थाइमस की इतनी ज़रूरत नहीं होती, तो ये धीरे धीरे जन्म होने के बाद से धीरे धीरे रिड्यूस होती है। मैच्योरिटी आते आते ये काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है एडल्ट तक में, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या होगा, ये बन गए, तैयार हो गए, एंटीजन स्पेसिफिक। आप ऐसा समझो कि ये सेना जो आई, ठीक है, इनकी ट्रेनिंग वगैरह हो रही थी, ट्रेनिंग हुई, ये सारी चीज़ें हुई, अब ये तैयार हो गए कि हाँ कैसे लड़ना उड़ना है, लेकिन अभी लड़ाई करके नहीं देखा है इनको। यहाँ पर ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन वो जगह है, ये जगह ऐसी है, ये इस जगह पर होगा क्या, ये जो तैयार हुए हैं, इनकी ट्रेनिंग हुई है, समझ लो ये बॉर्डर है। अब ये आ गए हैं, ये उस साइड पर आ गए हैं जहाँ पर इनका इंटरेक्शन होगा, किससे, एंटीजन से इंटरेक्शन होगा, और ये इफेक्टर सेल्स में बदल जाएंगी। इफेक्टर सेल्स मतलब अब ये मार धाड़ करने वाली सेल्स बन चुकी रहेंगी, ठीक है, क्योंकि अब इनको ये वो जगह मिल चुकी है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि यहाँ क्या होगा, साइट फॉर इंटरेक्शन with antigen and they become effector cells, effector cells, जिसको आप बोल रहे हो प्रोलिफरेशन। यहाँ पे कितने कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, एक आप यहीं से ध्यान रखो, ऊपर से चलते जाओ। टॉन्सिल्स होता है ना, टॉन्सिल्स, स्प्लीन होगा, ठीक है। स्प्लीन को तो हम बोलते हैं ये ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी है। ओवरऑल आप ये बोलो कि ये रिजर्वायर ऑफ आरबीसी है। यहाँ पर आरबीसी क्या होंगी, बहुत सारी होंगी, हो सकता है मर के यहाँ पर आई हो या फिर इनका स्टोरेज भी हो सकता है ना। अब देखो ये स्प्लीन का एक अच्छा खासा काम होता है, ये ब्लड में जितनी भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सब है उसको पकड़ के खा जाने का काम करती है, उसको रोक लेने का, उसको ट्रैप करने का काम करती है। तो इसको ब्लड फिल्टर करने वाला भी ऑर्गन हम बोलते हैं। स्प्लीन हो गया। पियर्स पैचेस ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। फिर
अपेंडिक्स और लिम्फ नोड्स हो गए। लिम्फ नोड्स मतलब बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट सेल्स की गांठ है ना, वो क्या है, नोड। और वो नोड हमारे बॉडी में अलग अलग जगह पर ऐसे गांठ प्रेजेंट होती है। आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखोगे आपको वहाँ पे दिखेगा, ठीक है। और लास्ट में एक आपको याद रखना है माल्ट। ये क्या होता है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। इसका क्या मतलब है, ये वो लिम्फॉइड टिश्यू है जो हमारे ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की म्यूकोसा वाली मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। म्यूकोसा से एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू है ना, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। और हम ये बात जानते हैं ज़्यादातर इन्फेक्शन कहीं ना कहीं, जो भी इन्फेक्शन आएगा माउथ के ज़रिए, नोज़ के ज़रिए ही ज़्यादातर आएगा। तो यहाँ पर हमें प्रॉपर तैयारी करके रखनी पड़ेगी। मतलब म्यूकोसा से एसोसिएटेड जो लिम्फॉइड टिश्यू होंगे ये ज़्यादातर लिम्फॉइड टिश्यू का 50% पार्ट बना रहे होंगे। 50% पार्ट आप बोलोगे 50% ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू, ठीक है। 50% पार्ट ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू यही बना रहे होंगे। कौन, ये आपके म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। ज़्यादातर लिम्फॉइड टिश्यू में यही वाले सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके लिम्फॉइड ऑर्गन्स की भी बात हो गई, यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में थोड़ा बता देता हूँ क्या होता है, एक बार आप रीड करना समझ आ जाएगा। ऑटो इम्यून डिजीज़ सिंपली क्या होता है, जब हमारी बॉडी की जो सेल्स है ना, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ना, वो अपनी ही सेल्स को पहचानना भूल जाता है, अपनी ही सेल्स को पहचान नहीं पाता है और खुद की ही सेल्स को दुश्मन समझ के अटैक करने लग जाता है। तो इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गई है। ऐसा हम देखते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसमें जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, ये भी क्या है, एक तरह की ऑटो इम्यून डिजीज़ है। और भी हम डिजीजेस ये वाली काफ़ी पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के भी केस में, ठीक है। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ का अपने को क्लियर समझ आए कि होता क्या है, जब हमारी सेल्फ की सेल अपने ही सेल को पहचान नहीं पाती और इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर देती है, ठीक है। तो यही क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ये आप रीड कर लोगे, क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक अच्छे से कवर कर लेना। नेक्स्ट इसके आगे का हम कवर करेंगे एड्स देखेंगे, कैंसर, एंड देन हम ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ को भी कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अच्छे से देख लो, रिवाइज कर लो, एनसीईआरटी रीड कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।